मेरे विद्यार्थी 10वीं कक्षा का ये हिंदी साहित्य का लेसन 2 है। लेसन 2 में आपको पढ़ना है विष का दांत। विष का दांत जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत का अर्थ होता है दुष्ट की दुष्टता। विष के दांत का अर्थ होता है दुष्ट की दुष्टता, यानी कोई व्यक्ति कितना कमीना है और उसका कमीनापन कितना भारी है, साफ शब्दों में नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा ये बताया गया है। आप समझ रहे होंगे, शब्दों का विभेद है, यहाँ पे समझ आते हैं। आगे चलिए, लेखक का परिचय। तो लेखक के परिचय के बारे में हम आपको कुछ बताइए देवत हैं। लेखक नलिन विलोचन शर्मा। लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म पटना के बदरघाट में हुआ है। पटना के बदरघाट, बदरघाट या भद्रघाट भी बोल सकते हैं इसको, बदरघाट या भद्रघाट। आज भी यहाँ छठ पूजा में अरग वगैरह पड़ता है, किनारे है बदरघाट के किनारे, पटना के बदरघाट। 1916 ईस्वी में ये जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म हुआ है पटना के बदरघाट में 1916 ईस्वी। इनके पिता एवं माता का नाम आपको याद करना पड़ेगा। पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा है। रामावतार शर्मा है। माता का नाम, पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा इनके माता पिता हुए, यहाँ ये जन्म हुए। अब इनकी शिक्षा दीक्षा भी होगी, तो पटने में जन्म लिए थे तो पटने में पढ़ेंगे। तो पटना कॉलेजिएट में इनका प्राथमिक शिक्षा हुई। पटना कॉलेजिएट। प्राथमिक शिक्षा का मतलब क्या है? पहला से 10वां तक कम से कम पढ़े होंगे ना, तो प्राथमिक शिक्षा उन्हीं को कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट। इन्होंने संस्कृत से एमए किया था। संस्कृत से एमए किया था और वो पटना कॉलेजिएट से किए थे। पटना कॉलेजिएट हो गया, पटना विश्वविद्यालय से किए थे, यानी पटने में सब इनका हुआ है। जब 10वीं तक शिक्षा पूरा हुआ तो नाम कटा के दूसरे स्थान पे चले गए, यानी दूसरे कॉलेज में चले गए। बड़े स्कूल में ऊंची कक्षाओं में चले गए, जिन्हें विश्वविद्यालय नाम दिया जाता है। तो इनका परिचय है कि पटना बद्रघाट में जन्म लिए 16 में। रामावतार पिता हुए, रत्नावती माता हुए। ये प्राथमिक शिक्षा पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक, ये चौथी से लेकर 10वीं कक्षा तक कॉलेजिएट में पढ़े। जब ऊपर शिक्षा, जैसे हम लोग इंटर बीए ग्रेजुएशन कंपटीशन करते हैं, तो संस्कृत में एमए वो पटना विश्वविद्यालय से ही किए थे। ये आपको याद रखना है। हर लेसन से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देते हैं। टोटल 24 लेसन प्लस 6 उधर वर्णिका का, 30 लेसन 30 या 90, 20-30 तो ग्रामर सब है। ये तो किताब से आपका बचा के 80 को लगभग। तो 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव भी अगर आप याद कर ले जाते हैं, क्लियर हो जाएगा। मेन चीज है कि इस साहित्य से हम सीखेंगे जीवन में क्या और उसका उपयोग कैसे करेंगे। नहीं तो पढ़ाई का क्या अर्थ है? ये तो साक्षर है, साक्षर से जीवन नहीं बदलता है, आत्मिक गुण से बदलता है। चलिए आगे। इनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा जी ही लिखे थे। रचना तो पहले उठा लीजिए भाई, विष के दांत। विष के दांत, विष के दांत। मानदंड, मानदंड इनकी रचना है। भारतीय संस्कृति और संत परंपरा। संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संत परंपरा।
संत परंपरा इन्हीं का लेखन है। विश्व के दांत, मानदंड, भारतीय संस्कृति और संत परंपरा। ये मानदंड विश्व के दांत जो आपको लेसन में पढ़ना है, मानदंड जो पूछता है भारतीय संस्कृति और संत परंपरा के बारे में आपको जानना है। इनकी और भी रचनाएं अनंत है। कोई भी व्यक्ति तो इसी प्रकार अपने व्यक्तित्वों का बखान किसी पुस्तक के माध्यम से करता है, तभी आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको और किसी सब के बारे में थोड़ी किताबों में पढ़ाया जाता है। तो इनकी रचनाओं के बारे में हम कुछ लिखे हैं यहाँ पर। इनकी रचनाओं से साहित्य वेदना में क्या लाभ है, क्यों लिखे ये, क्यों ये छप गए हमारी किताबों में, क्यों इनकी पुस्तकों से हमें शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है और हमें नंबर दिया जाता है, हमारे जीवन को आगे स्थान मिलता है। सिर्फ इसलिए ये वो व्यक्ति हैं जो समाज के मनोवैज्ञानिकता को, ऊंचे स्तर वाले को और निम्न स्तर वाले को, जो बीच में मनोवैज्ञानिकता होता है, मन की भावनाएं होती है, जो विकार होता है, उन्हें दर्शाए हैं इस लेसन। इसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। साहित्यिक, इनकी साहित्य की विशेषता क्या है, यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं। साहित्य की मेन विशेषता देखिए, आप जिस भी समाज में रहते हैं उनकी कड़ियां जुड़ती है, कुछ अच्छे लोगों से, कुछ बुरे लोगों से। ये कड़ियां उनके विचार पर निर्भर करता है। कोई विचार किसी के प्रति बना ले और वो समाज के लिए हानि हो, तभी चीजें यहाँ आती है, वरना यहाँ पर सब चीजें आती नहीं। तो इनकी विशेषताएं साहित्य के क्या है कि ये सामाजिक मनोवैज्ञानिकता को समझा पाते हैं। मनोवैज्ञानिकता को समझ पाते हैं। इनकी साहित्यों से समाज में प्रवृत्तियों का, ऊंचे नीचे लोगों के मानसिकताओं का पता लगता है, जो कि अनंत काल तक जारी रहेगा। आज भी हमारे पड़ोस में, आगे पीछे, हमारे चाहने वाले, हमारे मित्रगण, हमारे शत्रुगण क्या सोचते हैं, मन में कौन सा विकार रखते हैं, इनकी साहित्यों से पता लगता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकता का पता चलता है। लिंग भेद, समाज में आदमी किस प्रकार लिंग भेदभाव को बढ़ाए हुए, लिंग भेदभाव का पता चलता है। लड़कियों का शोषण, लड़कों का विशेष स्थान, कुसंगताओं के कारण बच्चियों को पीछे करना, उनकी शिक्षा में बाधा, उनके विकास में बाधा, उनके संस्कृति में बाधा, उनके कल्चर, जीवन क्रियाकलाप में बाधा, ये सब चीजें साहित्य, इनकी साहित्य विशेषताओं से पता लगता है। लिंग भेदभाव का पता चलता है। तो स्त्रियों की शिक्षा के बारे में स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, स्त्रियों के विकास में होने वाली बाधा, स्त्री हमारी माता है, हमारी बहनें हैं, हमारे समाज में पत्नी है, बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान है उनका। तो उनके विकास में होने वाली बाधाओं का चरित्र चित्रण इनके साहित्य से पता लगता है। समाज के सामाजिक विकास में अवरोध मानसिकता, ये क्या है भाई, अवरोध मानसिकता? कहता है कि एक लड़का अगर पढ़ता है तो वो एक परिवार को चला सकता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो सारे संसार को चला सकती है, इतनी क्षमता उसमें होती है। आज भी आप लोग भारतीय संस्कृति में जानते हैं, दुर्गा है, जगदम्बा है, काली है, सभी शक्ति स्वरूपनी को सबसे ऊपर रखा गया है।
पार्वती है, तो उस प्रकार हमारे यहाँ माता है जो कि सारे घर को संजो कर रखती है, बहनें हैं, पत्नी है और भी है सब। तो सामाजिक विकास में अवरोध मानसिकता, आज का जो मस्तिष्क है कुछ ऊंचे प्रवृत्ति के लोगों में या फिर किसी भी प्रवृत्ति के लोगों में, वो स्त्री को नीचे करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा में बाधा बन गए हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणाओं को छीन लेते हैं। तो ऐसी मानसिकता की जानकारी हमें इनके साहित्य से पता लगता है, नलिन विलोचन शर्मा के साहित्य से पता लगता है। तो साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं? समाज के मन को समझने की स्थिति को पता लगता है, लिंग भेदभाव कौन कौन सा प्रवृत्ति किस किस विचार और आचरण के कारण हो रहा है इसका पता लगता है, स्त्रियों के विकास में होने वाली बाधाएं क्या क्या है इनके साहित्य से पता लगता है, समाज के विकास में अवरोध कौन कौन सी मानसिकताएं हैं उनका पता लगता है। आगे चलिए, पाठ का परिचय। मेरे प्रिय बच्चों, इस पाठ में मुख्य रूप से सेन दंपति को और उनके बच्चे को जो खोखा नाम है उसको रखा गया है। उसी के आधार पर हमें बताया गया है उनका अनुमोदन, यानी कि क्या कहना चाहता है, इस पाठ के पूरे पाठ का सार क्या है। तो पूरे पाठ का सार यही है कि समाज के विकास में बाधा बनने वाली मानसिकता, सामाजिक विकास में बाधा बनने वाली मानसिकता का विरोध, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने मन में एक विशेष प्रकार के विचार को ला करके किसी पर थोपता है, अमीरी के कारण किसी गरीब को, अपने प्रभाव के कारण किसी दबे कुचले को, अमीरी के कारण गरीब को, अब प्रभाव के कारण असहाय का शोषण करने वाला, मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग, इस पाठ में इसका मूल परिचय यह है कि वैसी मानसिकता जो समाज के विकास में बाधा हो, वैसी मानसिकता जो अमीरी के प्रभाव के कारण गरीब को दबाता हो, वैसी मानसिकता जो स्वयं के प्रभावशाली प्रकाश के कारण किसी का असहाय का शोषण करता हो या मजबूरी के कारण किसी का फायदा उठाता हो, उसके प्रति एक विचार प्रकट किया गया है कहानी के रूप में। तो ये है पाठ का मूल परिचय। आप बस सुनते जाइए, आपको ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप पाठ को बस समझिए कि किस दिशा में हमें ले जाना चाहता है। पाठ का सारांश बस इसी पर खेला है, इसको आप 5 मिनट सुन लिए तो हो गया हमारा पाठ। आप सुन लीजिए। तो इसमें मुख्य रूप से एक सेन दंपति है, ये है सेन साहब, एक उनकी पत्नी, ये है सेन की पत्नी, सेन साहब की पत्नी, एक इनका बच्चा है, ये है नाम कासुर इनका, कासुर खोखा है।
सेन साहब उनकी पत्नी, सेन साहब एक अमीर व्यक्ति है, इतना अमीर व्यक्ति है कि इनका फैक्ट्री है, कार है, नौकर चाकर है, बहुत सारा प्रभावशाली, इनका अच्छा खासा वर्चस्व है, पैसों वालों का वर्चस्व होता है। तो ये अमीर व्यक्ति है, ये उनकी पत्नी है, ये उनका बच्चा है। अब चूंकि इनका फैक्ट्री है तो इनके फैक्ट्री में एक व्यक्ति काम करता है जिसका नाम है गिरधर। गिरधर, गिरधर नाम, बेचारा सीधा साधा लॉलीपॉप। और इसका एक बेटा है, इसका नाम है मदन। गिरधर है, मदन है। गिरधर मदन जो है इनके फैक्ट्री में किरानी का काम करते हैं। ये हो गए सेन साहब, ये उनकी पत्नी, ये उनका बेटा सासू, ये हो गए गिरधर, ये हो गए मदन। बस इतने पर कहानी है। आपको हम 5 मिनट बोलेंगे, आपको कहानी सब क्लियर हो जाएगा। सेन साहब अमीर व्यक्ति है भाई, तो इनके पास कार बंगला चौकर सब होगा, नौकर वगैरह। तो इनके पास एक कार है, उस कार के बारे में पूछता है। तो ये कार जो इनके पास है, कार जो है वो काली रंग का है, काली रंग का है, एकदम खूब चमचमाती, धूप लगता है तो और चमकता है, एकदम निखार। सेन साहब देखते के साथ कार है, कार है, कार और हाहाकार के बीच का मिक्सचर है ये काला रंग। चलिए, अब इस कार को ये सेन साहब 7,500 में खरीदे थे। अब 7,500 में तो हमारे यहाँ की साइकिल भी नहीं आएगी भाई, पता नहीं कौन जमाने की बात है। 1916 इसलिए बात सुना रहे हैं, वो किन्हीं और का कहानी उठाकर लिखे हैं। समाज को एक दिशा दिखाने के लिए नलिनी बिल्लोचन शर्मा मुन्नी का कहानी बता रहे हैं। काली रंग कार है सेन साहब का, चमचमाती 7,500 उसका कीमत है। इस कार पर सेन साहब का कहना है कि अगर कोई भी खरोंच आ गया तो ड्राइवर का ना दुर्दीन कर देंगे, दिन को दुर्दीन कर देंगे, सामत ला देंगे। यहाँ एक शब्द दिखता है सोफर, जिसका अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। तो सेन साहब ड्राइवर को सख्त हिदायत दे देते हैं कि अगर हमर कार के इतनी सी भी खरोंचाई लो ना तो थोड़ा तोड़ फोड़ के रख दो। कासू इनके बुढ़ापे, ढलती उम्र का सहारा इसलिए हुआ क्योंकि अधिक उम्र हो गया था, इनकी 5 बच्ची थी, अधिक उम्र हो गया था तब कासू पैदा हुआ था। सेन साहब का उम्र लगभग 40 साल हुआ, 40 से 45 साल, तब कासू जन्म लिया। उसके पहले भी बच्चे हुए तो 5 के 5 लड़कियां हुआ, 5 लड़की हुई। किसको? सेन साहब। अब इस लेसन में समझिए लड़की, इस 5 लड़की पर सेन साहब का इतना प्रेशर है कि अपने से तुम हंस भी नहीं सकते हो, बोल भी नहीं सकते हो, खिलखिला भी नहीं सकते हो, और सजल धजल कपड़ा भी नहीं पहन सकते हो, मार्केट भी नहीं जा सकते हो। तुमको किसी से, कोई भी पड़ोसी से कुछ बोलना नहीं है, जिस समय में तुमको जो कहा जाएगा उस समय में वही करना है। ये सारा प्रेशर इस लड़की पर है। जबकि इस कासू पर 40-45 साल की उम्र में जो पैदा हुआ था, उम्र में जो जन्म लिए थे, इनका उम्र तो अभी 6 से 12 वर्ष के बीच होगा। चलिए, 40-45 साल सेन साहब का था इनके काल का उम्र, समझिए। तो इनका कासू जो था ढलते उम्र का सहारा था। कासू पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर ना था, कासू पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना था, लेकिन इनकी लड़कियों पर खूब प्रेशर था। क्या क्या था? इनको बोल दिया गया था कि आप हंसोगे नहीं, हंसोगे नहीं, बिना पूछे बात नहीं करोगे, बिना पूछे कुछ बोलोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, बिना पूछे कुछ नहीं बोलोगे, किसी के यहाँ जाओगे नहीं,
किसी के यहाँ जाओगे नहीं, अपने मर्जी से कपड़े नहीं पहनोगे, कपड़े अपने मर्जी से नहीं पहनोगे, यानी कि जो एक विशेष प्रकार का फैशन होता है उसका सेवन। सीधा सीधी वो सारी चीजें, सारी बंदी से, ना बाहर निकल सकते हो, ना किसी से बात कर सकते हो, ना किसी के यहाँ जा सकते हो, ना फिल्म, ना टीवी, ना कोई भी किसी भी प्रकार का एक घड़ी में मस्ती इस पांचों लड़कियों पर नहीं था। ये आरती सीमा से फॉलो वगैरह जो थी पांचों लड़कियों का नाम, इस पर इतने सारे प्रेशर था। और ठीक कासू है क्योंकि ये 40-45 साल की उम्र में पैदा हुआ है, इस पर कोई भी सेन साहब का सिद्धांत काम करता नहीं है। ये सिद्धांत से परे है। सेन साहब अपना सिद्धांत बदल दिया है कासू के कारण। कासू किसी भी बहनों को सम्मान नहीं देता है, कासू किसी भी बहन को सम्मान बिल्कुल भी नहीं देता है, किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं देता है। इसके लिए कोई संस्कार उचित नहीं, संस्कार का लक्षण नहीं है इसमें, संस्कार का लक्षण नहीं है। कासू में किसी भी प्रकार के संस्कार का लक्षण है। कोई गाड़ी लेकर आए, पूछो आए उससे, हमें उसका हवा निकाल देगा, कभी इन्हें फोड़ देगा, कभी उन्हें तोड़ देगा। कासू को सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कासू को सेन साहब क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर। कासू को सेन साहब इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब बड़े व्यक्ति हैं, तो वहां उसके घर में आकर के बहुत सारा व्यक्ति बैठता है। जब बैठता है तो आपस में चर्चा करता है। उसी में एक अखबार महोदय जो अखबार लिखता है वो बैठा रहता है, उसका बच्चा एक दिन उसके साथ आता है। तो चूंकि सेन साहब के घर में है तो बातें सेन साहब की चलेगी। सेन साहब फेंकना शुरू करते हैं, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, किसका बेटा क्या कर रहा है, उससे क्या कासू जो चाहेगा वो कर सकता है, इसको हम ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह पूरे सब सुन रहा। अखबार महोदय को रहा नहीं गया, अंत में ये बोला कि मेरा बेटा जो करे वो कर मर्जी, हम टेंशन ना लगे, लेकिन उसमें संस्कार, उसमें उसका व्यवहार और समाज के प्रति प्रतिष्ठताएं हम डालेंगे, ये मेरा नैतिक जिम्मेदारी। जब ऐसा बोला तो सेन साहब को बहुत कड़े लगा। अब कड़े लगा तो एकदम मसाया, यानी घूंट पीकर रह गया, कड़वा घूंट पीकर रह गया। वो स्थितियां समाप्त हुई, सभी अपने घर को निकलने के लिए बाहर आए। तो बाहर आए तो देखा क्या कि कासू जो है, एक खोखा कासू जो है, उस बैठे व्यक्ति का एक कार के हवा निकाल दिया। जब एक हवा को निकलता हुआ देख आदमी डांटने गया तो दूसर को टायर का हवा निकाल दिया, दूसर का तर गया, तीसर को टायर का हवा निकाल दिया, चौथा तर गया तो भागा उधर से कस के, उधर से भागा। और कुछ ही देर के बाद क्या हुआ कि करीब का गड़िया को, जो सेन साहब का काला गाड़ी था, वो एगो हथौड़ी से लेकर ठन ठन पीछे वाला दोनों हेडलाइट वाला तो उसको चूर दिया। सेन साहब भागा, देखा। अब सेन साहब क्या बोलता है, कुछ ही देर पहले वो कह रहा था कि सामत ला देंगे ड्राइवर सोकर, अगर तो कुछ गाड़ी को हुआ था। अब उसी का बेटा दोनों शीशा क्या किया, उसके आंख के सामने फोड़ दिया। जब उसके आंख के सामने दोनों शीशा फोड़ देता है, तब कहता है कि देखो ये हेडलाइट के अंदर बल्ब देखना चाहता था, इंजीनियर बनने का ये गुण है कि वो अंदर जाकर के चीजों को देखे। ये कहना था किसका? सेन साहब। अब ये चीजें लिख लेना। सेन साहब का कहना था कासू के प्रति। अब यहाँ लेखक कहता है कि उसके यहाँ जो खटने वाला है, जो काम करने वाला दुर्दीन है, लाचार है, गरीब है, उसको हिदायत देता है, धमकाता है, उसके प्रति उसका नजरिया दूसरा है। लेकिन उसका ही बच्चा अगर उसको चूर दे, गाड़ी को तोड़ दे, तो वो इंजीनियर बनना चाहता है, इसके प्रति नजरिया दूसरा। ये लेखक हमें समझाना चाहते हैं। कुछ ही देर पहले की क्या बात है कि कार का शीशा टूटने से पहले मदन उसके आसपास उसके चमकते हुए कार को देख रहा था, हाथ उस पर डाल रहा था। मदन कौन था? ये मदन है गिरधर किरानी का बेटा, गिरधर का बेटा। तो मदन उस कार को देख रहा, ड्राइवर उसको कस के धक्का दे देता है तो उसके ठेवने से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। किसके ठेवने से? मदन के ठेवने से। तो मदन उस पर झपटता है ड्राइवर पर,
होता उसकी माँ आ जाती है, मदन की माँ आ जाती है और उसको बोलता है नहीं तुम लड़ो नहीं, बच्चे को शांत करता है। उनमें से सेन साहब आकर के इसको बोल देता है कि ये सब लड़कन आगे चोर डकैत गुंडा लोफर बनेगा, ले जाओ इधर से। ले गया। बाद में गिरधर को सेन साहब बुलाता है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा, गिरधर को सेन साहब बुलाता है। गिरधर को कौन बुलाया? सेन साहब। और ड्राइवर पर झपटता देख सेन साहब गिरधर को बुला करके उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं। किसकी? गिरधर की। गिरधर बेचारा मरा हुआ एकदम लाचार सुन रहा है। कौन सुन रहा है? गिरधर। किसका कथन सुन रहा है? सेन साहब के। सेन साहब का कथन पूरा गिरधर सुन रहा है। बेचारा कर भी क्या सकता है, उसके यहाँ खटता, उसके यहाँ रहता है, नौकरी छोड़ जाएगा, बेचारा मजबूर है, बंदिश से बंधा हुआ है तो असहाय गरीब, क्योंकि इसके पास अपना फैक्ट्री है नहीं, कुछ गुजर बसर के लिए हो सकता है। मदन चूंकि उन्हीं के यहाँ किरानी था तो वहीं रहता था। बच्चों में ये भावना नहीं होती कि कौन बड़ा है कौन छोटा, उसको अगर भूख लगा तो रोटी चाहिए, अगर मारोगे तो मारना है। तो ये भावना मदन में था। गिरधर को उस दिन खूब पड़ी। गिरधर चिड़िया गया, मदन को बुलाया रात में, और रात में इसको इतना तोड़ा, इसका बाबूजी इतना मारा, इतना कस के रोया कि वो जहां सोया था उसकी सेन साहब की पत्नी वहां आवाज जाने लगा। सेन साहब की पत्नी जहां से वहां आवाज जाने लगा। तो इसकी पत्नी बोलती है कि देखो कौवे की तरह चिल्ला रहा है। सेन साहब की पत्नी बोलती है देखो कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा, कौवे की तरह काँव कर रहा, चिल्ला रहा। सेन साहब की पत्नी कहती है कि देखो कैसे कौवे की तरह चिल्ला। लेकिन सेन साहब मदन को गुंडा चोर लखेरा कहता है। मदन को गुंडा चोर लखेरा कौन कहता है? सेन साहब कहता है। सेन साहब मदन को क्या कहता है जी? गुंडा चोर लखेरा। गुंडा चोर कौन कहता है भाई? सेन साहब। किसको? मदन को। किसे बुलाकर? गिरधर लाल को बुलाकर। अब बेचारा मदन तो चिड़ियाल है, अब घर के दीवारी से दूर चला गया है, कहीं खेल रहा है। तो वहां वो लट्टू नचा रहा अपने दोस्तों के साथ। मदन लट्टू नचा रहा अपने दोस्तों के साथ। लट्टू नचाते नचाते सेन साहब का पुत्र कासू जो है देखता है खिड़की से, लगता है उनने लट्टू खेल रहा है। तो लट्टू का खेल देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए ललाट पड़ता है कासू। तो इतना पर लेखक कहते हैं कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललाट पड़ा। यहां पर ही ये मदन है, ये कासू है। मदन अपने ढेरों दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा है और कासू उसमें शामिल होना चाहता है। तो कासू घर से निकला। कासू घर से निकला और मदन के यहाँ चला गया। मदन तो गरमाल खराते पिटाया था, गया। और मदन इस सब का लीडर था, इस सब दोस्त का लीडर था। सब मिलके लट्टू खेल रहा था। गया मदन तक, बोला के लट्टू दे हमरा। मदन तो लट्टू देगा नहीं, चिड़ियाल है, गुसाल है। अब मदन लट्टू नहीं देगा तो चूंकि सब साथी का ये लीडर है, तो इस सब साथी भी शांत हो गया। हम काहे लट्टू दे दे, हम कैसे लट्टू दे दे भाई, हमार शेरवा हमार बॉसवा मारेगा। तो लट्टू कोई नहीं दिया। अभी कासू क्या किया, मदन को धर लिया गट्टा। अब मदन को एक फाइट धर दिया। अब मदन एक फाइट पिटा गया। अब आते से चिड़ियाल, कासू हेडलाइट तोड़ा है, वो तो बेचारा खाली हाथ साल आ रहा था जो कर वापस उतना मारा उसको। ये तो हेडलाइट तोड़ दिया है। चिड़ियाल ये क्या किया, उसको पकड़ा और जो देना शुरू किया
वो तब तक दिया कि अधमरा कर दिया उसको, और इसका 2 दांत तोड़ दिया, 2 दांत तोड़ दिया। अब मार के अधमरा कर दिया, मार के क्या कर दिया, अधमरा। कौन कर दिया भाई, मदन। किसको भाई, कासू को। अब देखिए इसका मदन का बाप और कासू का बाप दोनों के बीच ये लड़ाई हो जाती है। लड़ाई क्या होती है, मदन के पिता गिरधर को सेन साहब बुलाकर बहुत सारा बात कहते हैं, नौकरी से भी निकाल देते हैं, नौकरी से भी निकाल देते हैं, नौकरी से भी क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और नौकरी से निकाल देते तो उन्हीं के घर में रहते थे, तो घर भी इसका क्या हो गया, क्योंकि अपना घर था नहीं तो बेघर हो गए बेचारे, बेघर हो गए। एक कहीं घर था पुराना टूटा फूटा, सभी उसी में चले गए, पत्नी, पिताजी। और मदन तो अभी भागल है कि बाप रे, वो एक होनी कंप्लेन के को है जे हमरा इतना मार बोल, आज बाबू तो कस के मार, तो तोड़ तो कस के। जब रात होता है तो मदन अपने टूटे फूटे घर में, जो पुराना घर था उसमें जाता है और एकदम धीरे धीरे पैर बढ़ाता है, धीरे धीरे पैर बढ़ाता है ताकि पता ना लगे कि बाबू जागे, और लोटवा में जाता है टकरा। अब वो डर के धक धक करने लगता है कि अब तो बाबू धो दो, मदन के हम तोड़ दियो कस के, अब बाबू लगा हमरा तोड़। बेचारा मजबूरन तैयार कि अब तो कोई उपाय है नहीं, पीटो, क्योंकि भूख भी लगेगा। लेकिन वो तो फिर देखता है क्या कि मेरे बाबूजी हमको गले लगा दिया। मदन के पिता गिरधर अपने बेटे मदन को गले लगा लेता है, गिरधर मदन को गले लगा लेता है। क्या लगाता है, गले। क्यों लगा लेता है गले, पूछेगा लेखक कि क्यों गले लगाए, क्या वेदना थी गिरधर के मन में, अब गले कैसे लगा दिया। तो ये तो फिर गिरधर सोचता है कि हम उसका जितना भी काम करें, जितना भी उसके लिए जान दे दे, उसके लिए रात दिन खटे, लेकिन वो अपना नहीं हुआ। हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बड़ा था, लेकिन ये मेरा बेटा था, उसके बेटे को कभी नहीं समझा कि तू छोटा है कि बड़ा। ये चिड़िया था, वो उसको मारा था, ये उसको भी मार बैठा। तो इसमें बदले की भावना हो जाती है। एक ये वो जो छोटा बच्चा है वो बड़ा छोटा देखता नहीं है, उसको लगता है कि अगर तुम हमको मारे तो हम भी तुमको मारेंगे, यानी ऊंच नीच का फर्क उसमें होता नहीं है। उस सिंपल साधारण ये सोचता है हमारा नुकसान तोर वजह से, तब तोरो नुकसान हमारा वजह से। ऐसा सोचकर गिरधर सोचता है कि हम परिवार के कारण, समाज के कारण, अपनी प्रतिष्ठताओं के कारण, किसी को सम्मान देने के कारण किसी का कितना बड़ा बड़ा बात सह लेते हैं। हमें नौकरी से निकाल देता है, उल्टा सीधा बोल देता है, कमजोर कहता है, गरीब कहता है, असहाय कहता है, फिर भी हम सह लेते हैं। लेकिन मेरे बेटे को, जो कि ये समझने के लिए लायक है ही नहीं कि कौन बड़ा है छोटा है, उसको कोई कुछ करता है तो उसको धो करके आ जाता है, तो उसे अपने बेटे पर गर्व होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी यह बात है कि यहाँ ऊंच नीच के बीच में फर्क क्या है। तो बड़े लोग अपने मन में गरीब और असहाय के प्रति क्या क्या सोचता है, उसको बात बच्चों का था, उसको नौकरी से निकाल दिया, उसका जीवन छीन लिया, उसका घर छीन लिया, बेघर कर दिया। जबकि रियल बात में मदन का कोई दोस्त था नहीं। सर्वप्रथम मदन ने उसके गाड़ी को सिर्फ छुआ था, फिर भी उसका घुटना फूटा। मदन को बुला करके चोर, गुंडा, लोफर कहा गया, लेकिन फिर भी मदन ने कुछ नहीं बोला। तो ये इसकी बातें एक बड़े वर्ग में छोटे वर्ग के प्रति शोषण का भाव होता है, इसे लेखक यहाँ दर्शा रहे हैं। चलिए इसका आप नोट्स कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए सेन साहब की कार। तो सेन साहब की कार आपको बता दिया गया है भाई कि काले रंग की थी, 7,500 की थी, काले रंग का, काले रंग का। और कितने हजार की थी भाई, 7,500 की। इसका हिदायत था सेन साहब का, ये ड्राइवर या शोफर अगर कुछ हुआ तो तुमको सामा बुला देंगे। सेन साहब का कथन था कि शोफर या ड्राइवर तुमको, अगर मेरे कार को कुछ हुआ तो तुमको
ला देंगे वही भाई, सामत ला देंगे। अब यहाँ है सेन साहब की लड़कियां। सेन साहब की लड़कियां 5 थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी जी? 5। सेन साहब का पुत्र क्या था? कासू या खोखा था, जो बहुत ही बिगड़ैल एवं अपने बाप के अत्यधिक लाड प्यार के कारण अधिक बिगड़ गया था। ना वो घर में किसी को समझता था, ना बाहर किसी को समझता था। अच्छा, अब रहा गिरधर लाल। बेचारा अपने परिवार एवं समाज की इज्जत को बचाने के लिए, वह स्वयं को आदर सम्मान देने के लिए उस आदमी को एक शब्द भी नहीं बोला जो इसको नौकरी तक निकाल लिया, इसका घर परिवार सब छीन लिया, इसको उल्टा सीधा बोला, बुराई किया, फिर भी ये कुछ नहीं बोला। मदन कौन है भाई? तो गिरधर लाल का पुत्र है। सेन साहब की पत्नी, अब ये मैडम है, ये भी क्या बोली कि कौवे की तरह कैसे चिल्ला रहा है, बोले थी। पूछेगा एग्जाम में कि कौवे की तरह कैसे चिल्ला रहा है, किसने कहा? तो सेन साहब की पत्नी ने कौवे की तरह कैसे चिल्ला रहा, कैसे चिल्ला रहा, किसको बोला? जब मदन पिटा रहा था तब। मदन को चिल्लाते सुनना था तब, चिल्लाने पर। मदन कस कस के चिल्ला रहा था क्योंकि वो पिटा रहा था पिताजी से, तभी बोली सेन साहब की पत्नी कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा। और भी कुछ बोला होगा लेखक जब ये लिख रहा है, तो उसको अब समझिए मनोभाव। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते। ये किसने कहा? तो सेन साहब ने कहा। कब? मदन को बुला करके, जब वो उसको ड्राइवर ठेल दिया था मदन को, और मदन ड्राइवर पे झपट रहा था, तो उसके पिताजी को बुला करके डांटा। कौन डांटा था? कौन डांटा? तो सेन साहब ने डांटा। किसको डांटा भाई? गिरधर लाल को। गिरधर लाल को। ये कथन किसके लिए है? ये किसको बोला? तो मदन को बोला। किसको बोला भाई? मदन को बोला। कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है? सेन साहब की पत्नी बोली। मदन, हाँ वो हमने लिखा है, मदन है ये। तो चलिए, मदन की लट्टू। तो लट्टू के खेल में मदन भी शामिल हुआ, उसका साथी खेल रहा था। कासू आया, छीना, दोनों में लड़ाई हुआ, 2 दांत टूट गए कासू के। मदन और कासू का झगड़ा किसके कारण हुआ? लट्टू के कारण हुआ है। गिरधर का मदन को गले लगाना। क्या सोचा भाई कि बताइए, हम कितना सहते हैं, लेकिन मेरा बच्चा, उसको मुंह तोड़ जवाब देकर के आया। उसको अपने बच्चे के प्रति अधिक प्रसन्नता हुई और वो अपने बच्चे को गले लगाया। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है भाई? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म आगे आपको लिखा गया है, पटना के बदरघाट में 16 में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट में। ये पाठ की विद्या क्या है? ये कहानी है, मनोवैज्ञानिकता की कहानी, मन के विज्ञान को पढ़ने वाला कहानी, मनोवैज्ञानिक है। ये जो विद्या है मनोवैज्ञानिक कहानी, ठीक है। गिरधर का बेटा कौन है भाई? मदन। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। ये आपको नोट्स करना है, इसका वो छोड़ना नहीं है। अच्छा, खोखा के दांत किसने तोड़े भाई? मदन ने तोड़े। सेन साहब की आंखों का तारा कौन रहेगा? वही कासू या खोखा रहेगा। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली थी। महल झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है? मध्यम वर्ग को। जब बहुत बड़ा वर्ग एक सीमित वर्ग को, लाचार वर्ग को शोषित करता है, तो ये मध्यम वर्ग है, जो अपना अपमान सहन कर लेता है अपने परिवार के लिए, अपने सम्मान, इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, तो उन्हीं को उजागर करता है। सेन साहब अपने बेटे खोखा का क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कासू या खोखा है। 20 का दांत, दुष्ट की दुष्टता। 20 का दांत, दुष्ट की दुष्टता। आप इसको देखिए और हम आपको इसका लिखा देते हैं, आप इसे कंठस्थ कर जाइए। 20 का दांत, दुष्ट की दुष्टता। आपको सर्वप्रथम बता दिया गया था। बीस के दांत, दुष्ट की दुष्टता। दुष्ट की दुष्टता।
इसलिए याद कीजिए, एग्जाम में हो सके पूछे, किलकारी मारना, खुशी प्रकट करना, खुशी प्रकट करना, किलकारी मारना, खुशी। आंखों का तारा, बहुत प्यारा, आप इसको बोल सकते हैं, लाडला मुन्नू चुन्नू, बहुत ही प्यारा। आविर्भाव होना, उत्पन्न होना, जन्म लेना, उत्पन्न होना या जन्म लेना, उत्पन्न होना या जन्म लेना, आप इसे लिख सकते हैं। आपको हम बोले थे कि इसके बाद आपको एक सॉन्ग गणित सुनाएंगे, मतलब सॉरी गीत सुनाएंगे, तो आप उसका मजा लीजिए और सुनिए। तो आज के जो गाना है उसका नाम है कौने दिशा में लेके चल रे बटोहिया। सुनिए। कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ए ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगरे, जरा देखन दे, देखन दे, मन भरे माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भरे माए नैना बांधे ये डगरिया। कहेंगे जो ठहरे, कहेंगे जो ठहरे, दिन जाएगा गुजरे, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे, कौने दिशा में लेके चल रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चल रे बटोहिया। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो, अनजाने से पहचाने बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। मैं किस तू कहीं बहक न जाना, मैं किस तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ए ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगरे, जरा देखन दे, देखन दे, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ओ इतनी दूर अभी कितनी दूर है, ये चंदन तोरा गाँव हो। इतनी दूर अभी कितनी दूर है, ये चंदन तोरा गाँव हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए तो से काम हो, कैसे कराए तो से काम हो। साथी मितवाया अनारी कहो गोरिया, साथी मितवाया अनारी कहो गोरिया। कहेंगे जो ठहरे दिन जाएगा गुजरे, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ए गुंजा
उस दिन तोरी सखियां कहती थी क्या बात हो, कहती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलने को तो आ गए हम तेरे साथ हो, साथ अधूरा जब तक तब तक, साथ अधूरा जब तक तब तक, पूरे न हो फिर साथ हो, अब ही तो हमारी रे वाली है उमरिया, अब ही तो हमारी रे वाली है उमरिया। ए ठहरे ठहरे ये सुहानी सी डगरे, जरा देखन दे, देखन दे। बच्चों, आपको ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके अंदर गांव के प्रति एक एहसास पैदा हो। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो धन्यवाद। भारत माता की जय।